Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. Today's topic is Introduction to Analytical Geometry Chapter 4 MCQs. First MCQ is distance between A 3 1 and B minus 2 minus 4 is. इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज हमने करना है। डिस्टेंस फॉर्मूले में x2 माइनस x1 का स्क्वायर होता है, तो x2 x माइनस x1 मीन्स कि दोनों के x को आप माइनस करें। a का x 3 है, b का जो x है वो -2 है, दोनों को आपस में माइनस करके स्क्वायर लगाना है, प्लस y2 माइनस y1, इसका y और दूसरे पॉइंट का y, इनको आपस में माइनस करना है, ऊपर स्क्वायर लगाना है और फिर स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ए बी। इसमें x2 x1 माइनस करें, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, दोनों मेथड इसमें ठीक हैं क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर से जो इनका माइनस कॉमन आता है जिसकी वजह से x1 माइनस x2 बन जाता है, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी आंसर सेम रहता है। तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है 25, ये भी 5 का स्क्वायर बन रहा है 25। अब 25 2 टाइम्स हो गया है, तो 25 का स्क्वायर रूट तो सॉल्व होता है, 5 2 का नहीं होता, उसे रहने दें, 5 स्क्वायर रूट 2, ये इसका रिजल्ट है बी। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 1 2। सेम मेथड है, दोनों के x माइनस करने हैं आपने, जिसका मर्जी पहले लिख लें x, प्लस दोनों के y माइनस करने हैं, जिसका मर्जी y पहले लिख लें, और स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 1 प्लस 4 5 बनता है, स्क्वायर रूट 5। नेक्स्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों के x ऐड करने हैं, डिवाइड बाय 2 होगा, दोनों के y ऐड करने हैं, डिवाइड बाय 2 होगा, ये इसका फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। तो 3 प्लस माइनस 2, प्लस माइनस से माइनस बन गया, डिवाइड बाय 2, 1 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाय 2, क्योंकि फॉर्मूले का प्लस है इसलिए ये वाले सिंबल माइनस के थे, ये एज इट इज़ यहाँ पे, और यहाँ पे -2 -4 एज इट इज़ ही आ गया। ये बनता है 1/2 और ये बनता है -3/2, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, ये भी मिड पॉइंट का क्वेश्चन उसी मेथड से है। तो मेथड तो सेम ही है, वैल्यूज़ चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहुत दफ़ा इसी तरह ये क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होती हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे। -6/2 बन गया, ये -6/2 और ये 2/2 बन गया, ये हो गया -3 और 1 -3 1, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 5 इज़ अ मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट को यानी कि उसने गिवन कर दिया, तो ये उसकी एक सेकंड टाइप है मिड पॉइंट फाइंड करने की। मेथड तो वही है, दोनों के आप x ऐड कर लें, डिवाइड बाय 2, और दोनों के y ऐड कर लें, डिवाइड बाय 2। आंसर जो है वो उसने दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है। अब दो पॉइंट अगर आपस में इक्वल होते हैं, दोनों के x आपस में इक्वल लिखे जा सकते हैं, दोनों के y आपस में इक्वल लिख लें, 6 हो जाएगा, 6 - 5 1, ये 10 हो जाएगा, और 10 - 7 3। तो a और b दोनों ही फाइंड हो गए हैं, a 3 है, b 1 है, ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट, द पॉइंट्स आर एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, सेंटर विल बी। अब सेंटर उसने पूछा है, तो जो सेंटर है, डायमीटर अगर हो सर्कल का, सेंटर में से गुजरता है, तो ये डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स उसने दिए हैं ए और बी, तो उसका मिड पॉइंट पूछा है, तो मिड पॉइंट सेंटर ही होगा, ठीक है। तो सेंटर मिड पॉइंट, इसका मतलब है कि मिड पॉइंट को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो मेथड वही है, आप दोनों के x ऐड करें, डिवाइड बाय 2, दोनों के y ऐड करें, डिवाइड बाय 2, ये 0/2 हो जाएगा, ये -6/2, 0 - 3, कौन सा पॉइंट है इसमें, बी।
जी, ये क्वेश्चन है कि एक लाइन सेगमेंट है और लाइन सेगमेंट ए बी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं और कोई पॉइंट है जो उन्हें जिस रेशो से इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, लेकिन इसमें एक्सटर्नली लिखा हुआ है साथ। ठीक है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसमें एक्सटर्नली नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक फार्मूला बुक में लिखा हुआ है एक नोट के अंदर, उसमें एक्सटर्नली का फार्मूला है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है फार्मूले में। तो पहले मैं वो लिखता हूँ जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ होता है, उसको हम ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। ये 2 और 3 की रेशो दी हुई है, इधर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -6 है और 3 है, और इधर बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 है और -2 है। अच्छा, उसको हम कैसे फाइंड करते हैं इस एक्स वाई को, सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर एक्सटर्नली ना लिखा हो तो फिर हम इस तरह से करते हैं कि इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो गया -18, डायरेक्ट लिख लें। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया जी, -18 प्लस का फॉर्मूला लगता है, दरमियान में प्लस आता है फॉर्मूले का, और इसके x के साथ यहाँ इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया 2 × 5 10 हो गया, डिवाइड बाय 3 और 2 रेशो दी हुई है, इनको आप ऐड कर लेते हैं, ये x कोऑर्डिनेट बन गया पॉइंट का, ये जो C पॉइंट है इसका। अब y बनाना है, सेम यही मेथड है। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, पहले आपने 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 कितना हो गया 9, और 2 × -2 हो गया, 2 × -2 कितना हो गया -4, और डिवाइड बाय 3 + 2, ये बनता है। तो पहले मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया है, बाद में मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, x वाले केस में भी और y वाले केस में भी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिजल्ट कितना आ गया -8/5, और इधर कितना आ गया 5/5 1। तो -8/5 और 1 ये कब आएगा, जब एक्सटर्नली नहीं लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नली लिखा हुआ है। अच्छा, ये मैंने बताया वो जो फॉर्मूला बुक के अंदर लिखा हुआ है, यानी जिसके क्वेश्चन बुक में आ रहे हैं, एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो। अब जो फॉर्मूला लिखा है जिसका सिर्फ एक एग्जांपल भी शायद सॉल्व की हुई है बुक में, ये एक्सटर्नली उसका उसने पूछा, उसमें और इस फॉर्मूले में जो फ़र्क है वो कंपैरिजन करने के लिए मैंने इसको सॉल्व किया। अब कंपैरिजन में ये आता है कि उसमें ये यहाँ पे माइनस होता है, और यहाँ पे भी एक फार्मूले का माइनस होता है, इधर भी माइनस होता है, नीचे भी माइनस हो जाते हैं। अब जो मैंने ऊपर बताया फार्मूले का माइनस, ये वाला, इसको हम क्या करते हैं जी, इसको प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूले का आता है और एक माइनस यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा था, 2 और -2 को, ये वाला जो आपने मल्टीप्लाई किया, ये -4 था फार्मूले का माइनस, इसको प्लस बना रहा है, तो ये बनता है -28, और ये बनता है 13, -28 13। तो एक्सटर्नली के हिसाब से इसका ये आंसर बनता है। इंटरनली और एक्सटर्नली में फिर क्या डिफरेंस आया, सिर्फ यहाँ पे प्लस और माइनस का डिफरेंस आया। ऊपर नीचे फार्मूले का प्लस हो तो इंटरनली, ऊपर नीचे फार्मूले का माइनस लगा दें तो एक्सटर्नली, बस ये फ़र्क है। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन रेशो, किस रेशो में डिवाइड करता है। मीडियन क्या होता है जी, मीडियन असल में एक मिड पॉइंट को जब आप सामने वाले वर्टेक्स के साथ एक सिंगल लाइन सेगमेंट के जरिए मिलाते हैं तो ये मीडियन होता है। इधर से भी आप दूसरे मिड पॉइंट को भी मिलाते हैं, इधर से तीसरी साइड के मिड पॉइंट को भी सामने वाले कॉर्नर से मिलाते हैं, तो ये जो पॉइंट हासिल होता है ना इन तीनों मीडियंस का कॉमन पॉइंट, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ये होता है सेंट्रॉइड। ठीक है, अब सेंट्रॉइड के एक तरफ और दूसरी तरफ रेशो क्या बनती है, उसने ये पूछा हुआ है। तो ये रेशो हमेशा 2:1 होती है, 2:1। ठीक है, क्योंकि हम इस तरफ से बनाते हैं हमेशा ऊपर से मिड पॉइंट की तरफ, इधर 2 हिस्से बनते हैं इसके, हमेशा इधर एक हिस्सा बनता है, कोई भी ट्राइंगल हो जैसी भी। तो ये मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल यही आंसर इसका बनता है। नेक्स्ट देख लें, द सेंट्रॉइड, फिर वही सेंट्रॉइड है, ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। तो इसका मतलब है कि सेंट्रॉइड आपको अब फाइंड आउट करना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, पहले मैंने डिफाइन कर दिया कि सेंट्रॉइड क्या होता है पिछले एमसीक्यू में। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमें चाहिए। फॉर्मूला इसका ये होता है कि तीनों x आप ऐड करें, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3, तीनों के y ऐड कर दें, डिवाइड बाय 3, इनका आंसर निकाल लें आप। तो 10 - 10 + 3 13 - 7 6/3, और ये -5 -7 + 4 -3/3, कितना हो गया ये 2 - 1 2 - 1, इसका रिजल्ट है ये।
जी, व्हेन एक्सेस आर ट्रांसलेटेड थ्रू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, और चेंज होने के बाद ये वाले हैं, ये चेंज होने से पहले हैं। हमें पता है 4.2 का ये क्वेश्चन है। 4.2 एक्सरसाइज में कैपिटल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्मॉल भी होते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का ये असल में क्वेश्चन है। तो स्मॉल एक्स एक्सिस होता है ये सिंपल, वाई एक्सिस होता है ये ओरिजिन होती है, आपको पता है इसका 0 0। यहाँ पर कोई पॉइंट टेक किया है, उसके कोऑर्डिनेट्स फिर बनते हैं स्मॉल एक्स वाई। उसके नीचे अगर डिस्टेंस देखा जाए तो ये सारा डिस्टेंस आ जाएगा स्मॉल एक्स का, ठीक है। सिमिलरली इस पॉइंट के इस तरफ आए तो ये y होगा, ये सारा डिस्टेंस होगा स्मॉल y। यही तरीका होता है। अच्छा, उसने कहा ये जो नंबर है ना ये -69 है, अब ये चेंज होकर -32 बन गया है। तो चेंज कैसे होगा, हमने ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस की है। असल में हमने एक न्यू एक्सिस बनाए हैं। न्यू एक्सिस जब बनाते हैं तो वो कैपिटल एक्स एक्सिस और कैपिटल वाई एक्सिस होते हैं, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। जो पुराने वाले हैं उनके बिल्कुल पैरेलल बनाए जाते हैं। सिर्फ क्या होता है, ओरिजिन की जगह एक नया पॉइंट ले लिया जाता है, किसी अदर पॉइंट को जो ओरिजिन नहीं है उसको ओरिजिन कंसिडर किया जाता है। जैसे मैंने ओ डैश इसको रखा एच के कोई भी नंबर हो सकते हैं 0 0 के अलावा, ठीक है। अच्छा, अब नए कोऑर्डिनेट्स बनेंगे जो इस पॉइंट के न्यू ओरिजिन के हिसाब से, उन्हें हम लिखेंगे कैपिटल एक्स वाई। तो जब ये कैपिटल एक्स वाई में आ गए, वो उसने बताया कि ये वाले हैं, तो ये हमें गिवन है कैपिटल एक्स वाई और ये हमें गिवन है स्मॉल एक्स वाई। फिर फाइंड क्या करना है, थ्रू विच एक्सिस आर ट्रांसलेटेड। इसका मतलब है कि जो जिसकी वजह से चेंज आया वो ये ओरिजिन थी। ट्रांसलेशन यानी यहाँ से वहाँ ओरिजिन चेंज की, जिसकी वजह से पॉइंट सारे चेंज हो गए। इस वजह से उस ओरिजिन को आप फाइंड करें जो न्यू ओरिजिन है। इस तरह से क्वेश्चन का अंदाज पूछने का एक्सरसाइज में नहीं लिखा हुआ, ना किसी एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, सिर्फ एमसीक्यू में आया है। ये बोर्ड का क्वेश्चन है, आ चुका है उसमें, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये इसको ज़रा तफसील से समझाने की कोशिश की है। अच्छा, अब रिलेशन को चेक करना है हमने कि रिलेशन बनेगा कैसे। ये देखिएगा, ये पॉइंट है, इसके बिल्कुल नीचे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि ये एक्स की लेंथ बनती है ओरिजिन से यहाँ तक का फासला। लेकिन अगर मैं कैपिटल एक्स वाई पॉइंट बना रहा हूँ तो फिर यहाँ पे इस ओरिजिन से ये वैल्यू बनेगी कैपिटल एक्स की, क्योंकि ओरिजिन से हमेशा पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा ना। अगर हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो एक्स बनेगा, वर्टिकल देखेंगे तो वाई बनेगा। तो ये कैपिटल एक्स को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ नीचे, तो ये कैपिटल एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब रेड कलर से ज़रा मैं ये एच को शो करता हूँ। एच जो है इस ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस ये एच है। अब इस लाइन को आप देखें, इस लाइन पे तीन डिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे होंगे। एक डिस्टेंस है पूरा एक्स स्मॉल एक्स और दूसरे डिस्टेंस है कैपिटल एक्स प्लस एच। इन दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करें तो स्मॉल एक्स के इक्वल आ रहा है, यही फॉर्मूला है। सिमिलरली आप वाई एक्सिस पे बनाएंगे तो बन जाएगा, ठीक है। इसको बनाते हैं कि स्मॉल एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच। हमें एच के कोऑर्डिनेट्स असल में रिक्वायर्ड हैं, तो ये पुराना वाला जो है वो स्मॉल एक्स है, यहाँ पुट कर दें। जो नया उसने पॉइंट बताया वो कैपिटल एक्स है -3, यहाँ पे लगा दें -6 और -3 प्लस एच अननोन है, इसे आप यहाँ पे लिखें। एच की वैल्यू -6 प्लस 3 हो जाएगी, कितनी आ गई ये -3। ये एच की वैल्यू बन गई है। अब हमें चाहिए y की वैल्यू। सो y का मैंने बताया कि सिमिलरली स्मॉल y इज इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k होगा। तो स्मॉल y की वैल्यू फिर से इस पॉइंट में हमें दी हुई है, दैट इज 9, एंड कैपिटल जो कि न्यू था चेंज होने के बाद बना था, दैट वाज 7, और k इज अननोन वैल्यू। 9 माइनस 7 इट विल बी 2। तो h के लिखना है हमने, तो -3 और 2 इसका रिजल्ट होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये रोटेशन का क्वेश्चन है। इसमें एंगल एक्सिस को रोटेट किया है, स्मॉल एक्स वाई थे, अब इसको यहीं पे रखते हुए रोटेट किया इस तरह से। ओरिजिन चेंज नहीं हुई, एक्सिस बदल गए, कैपिटल और एक्स और कैपिटल वाई 45 डिग्री उसने दिया हुआ, इस तरह से चेंज हुए हैं। इनका आपस में जो रिलेशन होता है, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होगा उसके स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट भी होंगे और कैपिटल एक्स वाई भी होंगे, चेंज आ जाएगा ना दोनों में, क्योंकि एक्सिस बदल गई ना, एक्सिस की लोकेशन चेंज हो गई। सिर्फ ओरिजिन सेम है, बाकी उनको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया गया है। अच्छा, अब ये उसने दिया हुआ है कि स्मॉल एक्स वाई फाइंड करें, कैपिटल एक्स वाई दिए हुए हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये 4.2 का सिंपल एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसका आप डेरिवेटिव करते हैं ना, फॉर्मूला याद रखने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर कैपिटल वाई बनाना है इसका डेरिवेटिव करें।
एक्स को ना छेड़ें, कॉस थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है तो एक्स कांस्टेंट समझा जाएगा, तो माइनस आ जाएगा और एक्स के साथ आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन का डेरिवेटिव कर दें तो कॉस, ये फॉर्मूला है, इसमें आप लगा दें वैल्यूज़ जो कि गिवन है। कैपिटल एक्स वाई हमें गिवन है तो -7√2 लिखें, स्मॉल एक्स cos 45 प्लस स्मॉल वाई, वी नीड दिस, it will be written as it is, cos 45 sin 45 is 1/√2. Similarly sin 45 1/√2 को आप कॉमन कर लें और मल्टीप्लाई कर दें इस तरफ, ठीक है, या फिर ऐसा कर लें ज़रा आसानी के लिए, हम क्योंकि एमसीक्यू कर रहे हैं ज़रा शॉर्ट हो जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि √2 को बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया है तो √2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बन जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से भी कट जाएगा, तो -14 आ जाएगा x प्लस वाई, ये एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इतना बड़ा एमसीक्यू, कोई बात नहीं, बोर्ड में आ चुका था, हम क्या कह सकते हैं, y की वैल्यू इसमें होगी 5√2 और -x अननोन है, ये 1/√2 बनता है ना, डायरेक्ट लगा रहा हूँ अब मैं sin 45 को, √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 2 बनता है ना, ये 10 बना देता हूँ डायरेक्ट ही, और ये -x प्लस वाई, ये सेकंड इक्वेशन है। एक्स वाई को सॉल्व करके आंसर निकालना है, तो दोनों को आप ऐड कर लें, दोनों इक्वेशंस को, ठीक है, एडिंग 1 और 2। जब आप 1 2 को ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड में -4 आ जाता है, राइट साइड में x कैंसिल होता है, 2y, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -4/2, दैट विल बी -2, y -2 मिल गया। इस y को जहाँ मर्जी 1 में या 2 में जहाँ मर्जी पुट कर सकते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं इसको x में, 1 में, तो x -2 हो जाएगा, -2 इधर आएगा, +2 होगा तो ये बनेगा -12, x -12 है, y -2 है, तो b इसका आंसर है। इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट बनाएं अगर हम, ये क्वाड्रेंट्स हैं सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई लाइन, बाइसेक्ट का मतलब है बिल्कुल मिड पॉइंट में से, यानी दरमियान से गुजरती हुई, दो बराबर हिस्सों में से डिवाइड करना है। इसका मतलब है अगर ये -1 है तो ये डेफिनेटली 1 है, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ पे 2 होगा, और ये पॉइंट अगर इंक्रीज करें तो यहाँ आ जाएगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है, नंबर सेम होगा, सिर्फ साइन का फर्क होगा। तो इस तरफ आएंगे अगर तो यहाँ x का पॉजिटिव नंबर आएगा, y का नेगेटिव आएगा, इसका मतलब है यहाँ तो x नेगेटिव है, यहाँ y नेगेटिव है, कोई एक नेगेटिव है, तो ये वाली ऑप्शन बनती है। अच्छा, उसी वाले क्वेश्चन में अगर पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट और थर्ड कहता तो फिर y = x होना था। अब इसमें देखते हैं, 2 नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट, अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करती, नॉन पैरेलल होंगी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, चाहे काफ़ी दूर जाके क्यों ना करें, क्योंकि एरो बना होता है, इसका मतलब है ये इनफाइनाइटली चलती रहती है, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन आ जाएगा अगर वो नॉन पैरेलल होंगी, और एक ही पॉइंट हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकते, 1 पॉइंट। नेक्स्ट, इफ अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, इंक्लिनेशन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और कोई और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये लाइन एक ड्रॉ की हमने, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनता है फ्रॉम राइट साइड, उसे हम कहते हैं इंक्लिनेशन। यहाँ पे अल्फा के साथ डिनोट किया जा रहा है, ये इंक्लिनेशन है, यानी हॉरिजॉन्टल से लाइन कितनी एंगल बना रही है, वो जो एंगल होगा वो इंक्लिनेशन होगा। अब ये एंगल मिनिमम 0 हो सकता है और मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, इस लाइन को आप रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज तो ये लाइन दोबारा से इस फॉर्म में आ सकती है हॉरिजॉन्टल। अगर थोड़ा सा नीचे कर देंगे इस लाइन को तो ये दोबारा अपनी पहले वाली लाइन बनेगी, तो उसका नेक्स्ट एंगल तो काउंट नहीं ना होगा, हम ये एंगल तो काउंट नहीं ना कर सकते, फिर से हम इतना ही एंगल काउंट करेंगे, इस वजह से उसका एंगल 180 से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो 0 से पाई तक हो सकता है या उसके दरमियान हो सकता है, 0 या पाई किसी एक को शामिल कर सकते हैं इसमें, दोनों को भी शामिल ना भी करें तब भी इंक्लिनेशन की डेफिनेशन पूरी हो रही है बुक के मुताबिक। इंक्लिनेशन अब पूछा गया है, 2 पॉइंट्स हमें दे दिए हैं और इनका इंक्लिनेशन पूछा है, तो इंक्लिनेशन अभी हमने पढ़ा है कि हॉरिजॉन्टल के साथ जो लाइन एंगल बना रही होती है, तो 2 पॉइंट अगर दे दिए जाएं कि ये लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो हमने उसका इंक्लिनेशन कैसे फाइंड करना है। इंक्लिनेशन जो होता है वो असल में उसकी एक और डेफिनेशन भी है स्लोप के ज़रिए से, कि अगर स्लोप जो है वो tan थीटा होती है,
यहाँ पे जो थीटा यूज़ हो रहा होता है ना, ये भी इंक्लिनेशन होता है, ये स्लोप है। यानी स्लोप के फॉर्मूले से हम इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे, स्लोप पे अभी बात नहीं हुई। स्लोप भी यही है कि अगर कोई लाइन इस तरह से बनी हुई है, ये लाइन है, ठीक है, तो इसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो ये राइज है, वर्टिकल जो डिस्टेंस बनता है, हाइट बनती है, और ये रन जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बनता है, तो राइज ओवर रन अगर हम करते हैं, ये डेफिनेशन है, ग्रेडियंट भी कहते हैं स्लोप को, तो राइज ओवर रन ये होता है स्लोप। वी कैन ऑल्सो राइट इट ग्रेडियंट एंड वी डिनोट इट बाय एम। तो राइज ओवर रन, राइज ओवर रन यानी अगर एंगल मैं यहाँ पे टेक कर लूँ, ये वही वाला एंगल है जो कि इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ, यानी इसका नाम होगा इंक्लिनेशन, थीटा इंक्लिनेशन होगा फिर। और राइज ओवर रन अगर थीटा के सामने वाली साइड है, परपेंडिकुलर भी कहलाती है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और जो रन है वो बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस बनता है राइज ओवर रन, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस अगर रेशोज में देखा जाए साइन कॉस टैन में से किस में आती है, टैन में आती है, तो टैन थीटा, इसलिए m इज इक्वल टू टैन थीटा, ये स्लोप की डेफिनेशन के मुताबिक बनता है। तो यहाँ से थीटा इंक्लिनेशन को फाइंड करने के लिए टैन इनवर्स ऑफ m किया जाता है। अब m की वैल्यू कहाँ से आएगी, फिर वही बात कि स्लोप को डिस्कस करना पड़ेगा। डेफिनेशन तो मैंने स्लोप की बता दी है, लेकिन अगर हमें दो पॉइंट्स दिए गए हों जैसे इस क्वेश्चन में दिए गए हैं, फिर हम स्लोप को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम स्लोप की वैल्यू लेते हैं m इज इक्वल टू, दोनों y ऊपर माइनस करने हैं, दो पॉइंट्स और दो y होंगे ना, एक y1 एक y2, तो दोनों y ऊपर माइनस करने हैं, उसी तरतीब से दोनों x डिनोमिनेटर में माइनस करने हैं। तरतीब ज़रूरी है, अगर आपने इस पॉइंट का y पहले लिखना है तो x भी इसी का पहले लिखना है, बस ये है, बाकी कोई मसला नहीं। यानी y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 कर लें तब भी स्लोप ही होगी, लेकिन ऊपर y2 पहले और नीचे x1 पहले है तो फिर वो स्लोप नहीं होगी, वो गलत हो जाएगा, उसमें नेगेटिव साइन का डिफरेंस आ जाएगा। तो हम माइनस करते हैं 8 माइनस 6 y2 माइनस y1 डिवाइड बाय 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 तो ज़ीरो हो गया, डिनोमिनेटर ज़ीरो आने से क्या होता है, अनडिफाइंड। तो हम यहाँ पे लगाते हैं tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। अब ये कैलकुलेटर तो आपको नहीं बता सकता ना, लेकिन आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए कि tan की वैल्यू अनडिफाइंड कहाँ पे आती है, जहाँ पे cos ज़ीरो होता है, क्योंकि ये मैंने डोमेन की वीडियो में बता चुका हूँ सारी तफसील से बातें। तो बहरहाल tan होता है साइन ओवर कॉस, कॉस जहाँ ज़ीरो होगा वहाँ tan अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए cos ज़ीरो कहाँ होता है, 90 यानी y एक्सिस पे, तो 90 इसका आंसर बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट देख लें, इफ द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन इट्स स्लोप इज, स्ट्रेट लाइन है कोई और वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ये x y एक्सिस दोनों बनाए, एक लाइन है ग्रीन कलर में बना ली, ये एक लाइन है L1, ये पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है इसने कोई इंक्लिनेशन नहीं बनाया। अगर इसने कोई इंक्लिनेशन नहीं बनाया तो फिर इसका इंक्लिनेशन हम ज़ीरो टेक करेंगे, tan ज़ीरो ज़ीरो होता है तो इसकी स्लोप ज़ीरो आ जाएगी, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगर वो कहता है कि पैरेलल टू परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो वो भी यही वाली लाइन होगी ना, फिर परपेंडिकुलर टू y एक्सिस जो होता है वो x एक्सिस के पैरेलल ही होगी ना लाइन, उसका आंसर भी यही होगा। तो दो एक और पार्ट इस तरह से आ सकता है, आंसर ज़ीरो ही होगा। द स्लोप ऑफ लाइन विद इंक्लिनेशन 90, एक ऐसी लाइन जिसका इंक्लिनेशन 90 है, इंक्लिनेशन अभी बात हो रही है उसके ऊपर ही, इंक्लिनेशन जो उसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया हुआ है, तो ये 90 है, इसका मतलब है m इज इक्वल टू tan 90, tan 90 अनडिफाइंड, तो स्लोप होगी अनडिफाइंड। स्लोप m थ्रू a एंड b, स्लोप m, अभी इस पे तो बात हो चुकी है फॉर्मूले पे, तो अब ये MCQ है, इसमें अब देख लें कौन सा बनना चाहिए। अगर ऊपर y नीचे x मैंने बताया था, लेकिन अगर ऊपर y2 है तो नीचे x2 होगा, अगर ऊपर y1 पहले कर दिया तो नीचे भी x1 पहले होगा, दोनों के दरमियान में माइनस आना है, तो ये ऑप्शन बनती है सिर्फ, बाकी नहीं बन सकती। द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स, अब दो पॉइंट्स की स्लोप उसी फॉर्मूले से जो अभी पिछले MCQ में किया, दोनों के y ऊपर माइनस कर लें, जिस मर्जी तरतीब में माइनस कर सकते हैं। 1 माइनस 5 किया मैंने, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, तो ये बनेगा -4 ओवर 4 इज इक्वल टू -1।
इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लाइन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है जिसमें एक स्लोप भी हो और इंटरसेप्ट भी हो, उसके नाम पे ही सारा कुछ लिखा हुआ है। अब ये इंटरसेप्ट कौन सा होता है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वैसे अल्फा ऑप्शन में लिखी हुई है, ए में। इसमें जो एम है ये स्लोप है और इसमें जो सी है ये इंटरसेप्ट है, लेकिन कौन सा इंटरसेप्ट है ये भी पता होना चाहिए। ये वाई इंटरसेप्ट है, ठीक है, एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ वाई इंटरसेप्ट। ये बी वाली जो ऑप्शन है इसमें क्या लिखा है, ये कौन सी फॉर्म है? ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में यकीनन दोनों इंटरसेप्ट मौजूद हैं, एक एक्स भी है और वाई भी है। जो एक्स के नीचे लिखा हुआ है ये एक्स इंटरसेप्ट है, ए। जो वाई के नीचे लिखा है ये वाई इंटरसेप्ट है, बी। अच्छा, तीसरी ऑप्शन में कौन सी टाइप लिखी हुई है? इसमें एक स्लोप है और एक पॉइंट यूज हो रहा है x1 y1। इसका मतलब है ये पॉइंट स्लोप। जो चीज़ें यूज हो रही होंगी टाइप के अंदर वही उसका नाम होगा। पॉइंट x1 y1 और m स्लोप, इसलिए पॉइंट स्लोप। ये कौन सी टाइप है? इसमें p लिखा हुआ है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अगर ये x एक्सिस y एक्सिस है और ये एक लाइन है, तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, ओरिजिन से इस लाइन तक का डिस्टेंस, ये p होता है, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा होता है ये अल्फा होता है। तो यहाँ पे ये जो टाइप है इस टाइप का नाम होगा नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म इसकी टाइप है, p परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो बहरहाल इस एमसीक्यू का जो आंसर है वो ए है। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज कॉल्ड। अभी बात हुई है इस पर, ये नॉर्मल फॉर्म है। इफ अल्फा इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल देन, ये कौन सी फॉर्म है? पॉइंट स्लोप तो नहीं है, अभी हमने पढ़ा पॉइंट स्लोप नहीं है, इससे पिछले एमसीक्यू में। नॉर्मल फॉर्म भी नहीं है, इससे पिछले एमसीक्यू में पढ़ी है। इंटरसेप्ट फॉर्म यानी टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ये वो भी नहीं है। आखिरी एक ही बचती है, वैसे भी सिमेट्रिक फॉर्म ही है, बुक में इसको एज इट इज यूज किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7-9, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन चाहिए जो कि 7-9 में से पास कर रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन आप अगर ड्रॉ करें तो आपको पता है कि इसमें x की तो वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टल के अलोंग चलती रहती है, तो हम इस पे x की वैल्यू फिक्स नहीं करते लाइन पे। लेकिन इसमें y फिक्स है। अगर ये y1 और ये y2 पर है ना, तो फिर इसमें y की वैल्यू कितनी है? 2। y फिक्स है। ये पूरी लाइन के ऊपर हर पॉइंट में y2 ही रहेगा, x बदलता रहेगा हर पॉइंट का। इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा y की फॉर्म में लिखी जाती है। y इज इक्वल टू सम नंबर, एनी रियल नंबर, यू कैन से इट इज़ 2, और नॉर्मली और जनरली यू कैन से y इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पूछी है तो y इज इक्वल टू सम नंबर होगा ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 9, तो इट विल बी y इज इक्वल टू -9 हॉरिजॉन्टल। अगर वर्टिकल पूछी होती, इसका आंसर ये हो गया। अगर वर्टिकल पूछी होती तो वर्टिकल लाइन में x की वैल्यू फिक्स हो जाती है। अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y इसमें कुछ भी हो सकता है, हर पॉइंट पे चेंज करते जाएंगे, y बदलता जाएगा जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा, लेकिन उसका x चेंज नहीं होगा। इसलिए अगर वर्टिकल लाइन होगी तो इसके अकॉर्डिंग, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, दैट विल बी x इक्वल टू 7 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। व्हेन x इंटरसेप्ट 3 y इंटरसेप्ट 2, x इंटरसेप्ट 3, दो इंटरसेप्ट दिए हैं और इक्वेशन पूछी है। इंटरसेप्ट दो अगर आते हैं तो उसकी टाइप क्या हमने पढ़ी है थोड़ी देर पहले, x ओवर a प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। a क्या था? x के नीचे, तो x इंटरसेप्ट अब बना लिख लें उसके नीचे। x इंटरसेप्ट 3 है, b y इंटरसेप्ट दैट इज 2, सो ये वाली फॉर्म बनती है x ओवर 3 प्लस वाई ओवर 2। इसकी तरतीब आगे पीछे भी हो सकती थी, यानी y ओवर 2 प्लस x ओवर 3 से फ़र्क नहीं पड़ता प्लस होने की वजह से। इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -6 5। अब एक पॉइंट दिया और एक स्लोप दी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज होगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लेट पुट द वैल्यूज ओवर हियर, y minus 5 and m which is slope given 7, and x minus x1 that is -6. So we will write -6. y minus 5 will be equal to 7 bracket x plus 6, multiply the 7 inside, the 42, y minus 5, 7x minus y प्लस 42 प्लस 5, लेफ्ट साइड वाली दोनों चीज़ों को राइट पे शिफ्ट किया। क्या आंसर आ गया? 7x माइनस वाई प्लस 47।
इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन इसका आंसर है। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट पे अभी तक बात ही नहीं हुई कि होता क्या है ग्राफिकली। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करती है, लेट वो ए पे कट करती है, तो इसका मतलब होगा कि ए जो है ना वो एक्स इंटरसेप्ट है उस लाइन का। और अगर ये बी पे इंटरसेक्ट करती है तो वाई एक्सिस को, तो इसका मतलब है कि वाई इंटरसेप्ट बी हो गया इसका। ठीक है, अब एक्स इंटरसेप्ट जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, वहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? डेफिनेटली दैट विल बी 0। और अगर कोई लाइन वाई एक्सिस को कट कर रही है, वहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो इट विल बिकम 0 बी। तो अब उसने एक्स इंटरसेप्ट पूछा है, इसका मतलब है वहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है वाई 0 होगा। तो आप इसमें पुट कर दें, क्या पुट कर दें? वाई 0। 2x प्लस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x विल बी इक्वल टू 1/2। ये इसका रिजल्ट होगा। m1 m2 स्लोप्स हैं दो लाइंस की, देन लाइन आर परपेंडिकुलर इफ। दो लाइंस आपस में अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो बाय डेफिनेशन m1 m2 मस्ट बी इक्वल टू -1। दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, तो अगर आप -1 को शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर तो इट विल बिकम लाइक दिस, एंड दैट इज ऑप्शन बी। स्लोप ऑफ लाइन इज, स्लोप ऑफ, अब ये जो लाइन है ये जनरल फॉर्म की लाइन है। जनरल फॉर्म का डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ वाई। ये इसका फॉर्मूला है स्लोप का, जो इस तरह की जनरल फॉर्म में लिखी होगी। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3, कोफिशिएंट ऑफ वाई इज -2, सो द स्लोप इज 3/2। टू लाइन्स a1x प्लस आर पैरेलल इफ। टू लाइन्स आर पैरेलल, इसकी स्लोप कितनी है? a1 ओवर b1, माइनस भी साथ लगेगा क्योंकि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ y इसकी स्लोप है ऊपर वाली लाइन की। और इस लाइन की स्लोप कितनी है? a2 माइनस ओवर b2। ये मैंने आपस में इक्वल लिखे हैं। इक्वल इसलिए लिखे हैं कि जब भी लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल होती हैं। ये भी कंडीशन है इनकी। परपेंडिकुलर के लिए प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है और पैरेलल के लिए दोनों 0 आती हैं। माइनस माइनस दोनों का कैंसिल कर दें, कैंसिल करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस कैंसिल हो चुका है। अब इसको लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें इक्वल टू 0। अब आप देख लें इसमें से कौन सी ऑप्शन बनती है। डी ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। यही चीज़ वो परपेंडिकुलर की कंडीशन में पूछ सकता था। फिर आप क्या करना था आपने, फिर आपने m1 m2 इज इक्वल टू -1 करना था और यहाँ उनकी स्लोप्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था। a1 b2 इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस इसका माइनस है, दोनों का माइनस था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड पे a1 a2 रह गया, राइट साइड पे -b1 b2। इसे जब शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पर तो इट विल बिकम लाइक दिस इक्वल टू 0। तो ए ऑप्शन इसका आंसर बनता अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन पूछी जाती। इफ द लाइन एक्स ओवर है, ये जो लाइन की फॉर्म दी हुई है ये कौन सी फॉर्म है? टू इंटरसेप्ट फॉर्म। और ये वाली जनरल फॉर्म, इस जनरल फॉर्म को टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसे उधर भेज दिया। -4 से बोथ साइड्स डिवाइड किया, यहाँ पे -4/3 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस प्लस, कटिंग भी हो गई, y/2। अच्छा, अब x के नीचे जो वैल्यू आ रही है हमने असल में इसके जैसा बनाया है। x के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो a होगी, y के नीचे जो वैल्यू आ रही है वो b होगी। अब पूछा क्या है? सिर्फ a, तो आंसर क्या होगा? -4/3। तो यहाँ पे ऑप्शंस में नहीं लिखा हुआ ये -4/3, मतलब ये ऑप्शन बाय मिस्टेक मैंने शायद किसी और क्वेश्चन की लिख दी हुई है। बहरहाल इसका आंसर -4/3 है। नेक्स्ट, पॉइंट 23 इज डैश द लाइन 3x - 4 - 10।
चेक करना है कि ये पॉइंट बिलो द लाइन है, ऑन द लाइन है, अबव द लाइन है, या बोथ ए एंड बी। तो अगर कोई भी लाइन आपको गिवन है, जैसे कि ये लाइन की इक्वेशन है, पॉइंट चेक करना है, लाइन से ऊपर पॉइंट है, अबव, बिलो है, या ऑन द लाइन है, तो क्या हो सकता है। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे। कैसे होगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई। अगर तो पहले ही पॉजिटिव गिवन हो फिर हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, वरना y को पॉजिटिव करना ज़रूरी है। कर लिया। अब इसमें पॉइंट पुट करें, -3 x की जगह इस पॉइंट का x पुट कर दिया, y की जगह हमने ये नंबर पुट करना है जो कि 3 लिखा हुआ है, +10। इसको चेक करना है इसका आंसर क्या बनता है। अब इक्वल टू 0 नहीं है, बस आपने इसको चेक करना लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके। -6 +12 +10 कितना हो गया, ये 16 इसका आंसर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव आंसर है। अगर आंसर पॉजिटिव है तो उसका मतलब पॉइंट इज़ अबव द लाइन। आंसर नेगेटिव आता तो हम कहते पॉइंट बिलो द लाइन है, आंसर 0 आता तो कहते ऑन द लाइन है। तो डी ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं थी, तो आंसर यहाँ पे है अबव। इसका एक और मेथड होता है, वो बताने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, वो बाद में मिक्सअप ना हो जाए। नेक्स्ट करते हैं। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये उसका फॉर्मूला है। कोई भी हमें लाइन दी होती है, उस लाइन का डिस्टेंस किसी पॉइंट से निकालना है। डेफिनेटली उस पॉइंट को लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही है, यानी कि ऑन द लाइन है, तो फिर तो डिस्टेंस 0 होगा ना। तो अबव या बिलो कोई पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। इक्वेशन एज इट इज़ यूज़ होती है, यही वाली। इसमें जहाँ पे एक्स वाई होते हैं वहाँ पे आप पॉइंट पुट कर देते हैं, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी आंसर मस्ट बी पॉजिटिव, और डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कहाँ से आता है, ये वही वाला जो एक्स का कोफिशिएंट है और बी वाई का जो कोफिशिएंट है, उनके स्क्वायर्स का सम और स्क्वायर रूट, ये इसका फॉर्मूला है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। अब डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से। ओरिजिन आपको पता है कि 0 0 होता है, तो ये पॉइंट दिया हुआ है उसने और ये लाइन दी हुई है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने करना है कि जहाँ पे x और y हैं वहाँ आपने पॉइंट पुट करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू रखनी है ऊपर। डिनोमिनेटर में क्या मैंने बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कहाँ से आता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और b कोफिशिएंट ऑफ y। ऊपर आ गया -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू, नीचे 16 + 9 25 स्क्वायर रूट। तो मॉडुलस है, माइनस को ख़त्म करेंगे, +10 डिवाइड बाय 25 का स्क्वायर रूट, तो रिजल्ट आ गया 2, डी ऑप्शन। पॉइंट इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो अगर दो लाइंस का, तो हम क्या करते हैं, वो पॉइंट हमेशा दोनों लाइंस के ऊपर लाई करता है। इसको अगर सॉल्व करने बैठेंगे तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। उसमें एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू को सॉल्व करने का मेथड ये होता है, शॉर्टकट मेथड, कि हम पॉइंट को बैक सॉल्व करते हैं। पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर पॉइंट पुट करूँ पहली इक्वेशन में लेफ्ट राइट इक्वल हो, दूसरी में भी लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए, तो वही पॉइंट उसका आंसर होगा। अगर किसी एक से सेटिस्फाई हो रही है, दूसरी से नहीं हो रही, तो फिर वो पॉइंट उसका आंसर नहीं हो सकता। तो चेक करते हैं, इसको पुट करते हैं यहाँ पे पहले पॉइंट को। तो 1 - 2 × 0 तो 0 हो गया, +1 इक्वल टू 0 आया, नहीं आया। इसका मतलब ये पॉइंट तो नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट पुट करें इसी में सेकंड पॉइंट पुट करें। सेकंड पॉइंट है x की जगह 0 -2 × 1 +1 इक्वल टू 0 नहीं आया, फिर से दूसरा भी नहीं हो सकता। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पुट करना -1 -2 × 0 +1 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब तीसरा पॉइंट हो सकता है, लेकिन जब तक दूसरे में पुट करके सेटिस्फाई ना हो तब तक हम इसको आंसर कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी में पुट करें अब यही वाला पॉइंट, तो 2 × -1 +0, y की जगह 0 लगाना है ना, और आगे +2 0 आ गया। इसका मतलब है इसकी राइट साइड की इक्वल आ गया। तो दोनों लाइनें इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो रही हैं, इसलिए ये इसका आंसर होगा। द एंगल फ्रॉम द लाइन विद स्लोप, स्लोप दी हुई है ये वाली m, और दूसरी लाइन की स्लोप दी हुई है, इसको हम m2 कह देते हैं।
ये M1 कह लेते हैं, M1 M2। द एंगल फ्रॉम द लाइन ऑफ द स्लोप टू द लाइन विद स्लोप, यानी दो लाइंस की स्लोप्स दी हुई हैं और ये दो लाइंस लगा लेते हैं। एक की स्लोप M1 है, एक की स्लोप M2 है। फ्रॉम M1 टू M2 ये डायरेक्शन दे रहा है, फ्रॉम M1 टू M2। जब भी फॉर्मूला हम लगाते हैं एंगल का तो फॉर्मूला ये होता है, उसमें स्लोप्स अगर लिखा है ना फ्रॉम M1 टू M2, तो जिसका नाम बाद में लिखा गया है वो हम फॉर्मूले में पहले लिखते हैं, जिसका पहले नाम होता है उसको माइनस कर देते हैं। ये फॉर्मूला 4.4 का है। वैल्यूज़ लगा लें इसमें। M2 लिखनी है 5/2, 5/2 माइनस और -7/3 प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस M1 और M2। ठीक है, इनको हम अब सॉल्व करते हैं। रिजल्ट क्या बनेगा, ऊपर आएगा। एलसीएम कर लें तो एलसीएम 6 आ रहा है, 15 प्लस 3 2 तो 14 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 6 है तो 6 माइनस 35, 6 को कैंसिल कर देते हैं। 15 प्लस 14 ये 29 हो जाएगा और 35 माइनस 6 ये भी 29 हो जाएगा माइनस का, तो रिजल्ट आ गया -1। तो इसकी लेफ्ट साइड में tan थीटा है तो tan थीटा इज इक्वल टू -1। हमें क्या चाहिए, इसमें एंगल चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखना है कि थीटा की वैल्यू -1 किस एंगल पे आएगी इन ऑप्शंस में से। थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव नहीं ना हो सकती, तो 90 पे वैसे ही अनडिफाइंड होती है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स तो आंसर में नहीं आ सकते। सेकंड क्वाड्रेंट के आंसर हो सकते हैं। अब 145 है या 135 है, तो tan थीटा जब सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं हमेशा 180 माइनस रेफरेंस एंगल। चैप्टर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। रेफरेंस एंगल कैसे देखना है, tan थीटा के साथ जो यहाँ वैल्यू दी हुई है, अब नेगेटिव साइन को छोड़ देना है। 1 आपको पता है कि tan के 45 डिग्री पे आंसर आता है, tan 45 1 आता है। ठीक है, माइनस से हमने क्वाड्रेंट डिसाइड किया जिसकी वजह से मैंने 180 लिखा, 180 माइनस, और रेफरेंस एंगल यहाँ से पता चला कि tan की वैल्यू 145 पे होती है, तो ये बन जाएगा tan 135। तो tan 135 पे आंसर आता है -1। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इसका tan इनवर्स कर लें -1 का। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, एल्टीट्यूड कोई भी ट्राइंगल है ABC, इसके पॉइंट जो कॉर्नर पॉइंट है यानी कि इसका वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ करें अपोजिट साइड पर, तो ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये एल्टीट्यूड है। इसी तरह दूसरी साइड से भी आप दूसरी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तीसरे पे भी ड्रॉ करें, तो ये हमेशा एक पॉइंट पे मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं, वही उसने पूछा यहाँ पे, वो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी क्या कहलाता है, तो वो होता है ऑर्थो सेंटर। सेंट्रॉइड का एमसीक्यू हम कर चुके हैं, मैंने बताया था कि मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन सेंटर किन का होता है, एंगल्स बाइसेक्टर्स का। एंगल बाइसेक्टर को अगर हम देखें तो जहाँ पे वो मीट करेंगे तीनों एंगल बाइसेक्टर इस तरह से जो बनते हैं तो उसे कहते हैं इन सेंटर। सर्कम सेंटर कौन सा होता है, जो राइट बाइसेक्टर्स बनते हैं इस तरह से, राइट बाइसेक्टर यानी कि मिड पॉइंट ऑफ साइड को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें अगर, तो यानी मिड पॉइंट से भी गुजरे और परपेंडिकुलर भी हो, राइट बाइसेक्टर्स। राइट बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पे मीट करते हैं तीनों, उसे कहते हैं सर्कम सेंटर। तो इसका आंसर ऑर्थो सेंटर है। नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, तो मीडियंस मैंने अभी बता दिया पिछले एमसीक्यू में, इसका आंसर होगा सेंट्रॉइड। द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर इमेजिनरी, ये लाइंस इमेजिनरी होंगी, कंडीशन पूछी हुई है। तो इसमें कंडीशन जो होती है ना वो इस तरह से होती है, h² - AB, या तो ज़ीरो आंसर इसका आ सकता है, या इसका आंसर नेगेटिव होता है, या इसका आंसर
पॉजिटिव हो सकता है, 3 ही ऑप्शंस हो सकती हैं। तो ये इसमें H, A और B तीनों लिखे हुए हैं। इमेजिनरी अगर तो इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है कि एक ही लाइन है, यानी को इंसिडेंट लाइन्स हैं। ये असल में है क्या, ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। कोई सी दो लाइंस हैं जिन जो कि कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन में से। ओरिजिन से पास होती हुई दो लाइंस हैं, उनको अगर लाइंस की इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें तो वो ज्वाइंट इक्वेशन बन जाती है। तो ये वो ज्वाइंट इक्वेशन है 4.5 में यूज़ होती है। तो ऐसी दो लाइन जो ओरिजिन में से पास करती हैं, उनका प्रोडक्ट कर लें तो ज्वाइंट इक्वेशन बन जाती हैं उनकी। अब ये ज्वाइंट इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं इस तरतीब में, उनको ए बी और एच कहते हैं। इनका अगर इस तरह से रिलेशन बनाएं एच स्क्वायर माइनस ए बी और वो ज़ीरो आ जाए, उसका मतलब है वो दोनों लाइनें असल में दो नहीं है बल्कि एक ही लाइन है। को इंसिडेंट लाइन्स उन्हें कहते हैं, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन्स। और अगर लेस देन ज़ीरो आ जाए तो फिर वो दोनों लाइन्स हमें पता नहीं है कौन सी हैं, तो इसका मतलब है कि वो इमेजिनरी लाइंस कहलाती हैं, और लाइंस होंगी लेकिन इमेजिनरी। ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो उसका मतलब है कि दो लाइंस होंगी और दोनों लाइंस डिस्टिंक्ट होंगी, कोइंसिडेंट नहीं होंगी बल्कि डिस्टिंक्ट होंगी। कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, उसके ऊपर दोबारा आप एक और लाइन ड्रॉ करें उसी स्केल के साथ वहीं पे रखते हुए, तो लाइन तो एक ही होगी ना। आप जितनी बार मर्जी लाइन लगाते रहें स्केल रख के एक ही जगह पे, तो लाइन तो एक ही होगी, लेकिन वो आपने जितनी बार लगाई हैं वो सारी काउंट कर लें तो वो सारी लाइंस आपस में कोइंसिडेंट कहलाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी पूछा है तो लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो ये वाला आंसर होगा। इसमें ये भी हो सकता है नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन नॉट इक्वल टू ज़ीरो में ग्रेटर और लेस दोनों आ जाते हैं, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ लेस देन ज़ीरो। टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर, ये फिर से वही वाली लाइन है, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। फिर अब पैरेलल की कंडीशन पूछी है कि ये आपस में पैरेलल होंगी। तो लाइंस आपस में पैरेलल हों तो उसके लिए हम कैसे देखते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एंगल का। इन दो लाइनों के दरमियान में आपस में जो एंगल होता है ना, उसका ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू स्क्वायर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी ओवर ए प्लस बी। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर एंगल आपस में दो लाइन का ज़ीरो आ जाए, अगर मैं यहाँ पे tan ज़ीरो पुट कर दूँ तो फिर क्या होगा? इसका जवाब आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। अब जो राइट साइड है उसमें आप देखें डिवाइड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी लेफ़्ट में शिफ्ट करें ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास रिज़ल्ट क्या बचेगा? सिर्फ ऊपर वाले को ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि ए प्लस बी तो लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करके मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो होकर ज़ीरो हो जाएगा, 2 डिवाइड होकर ज़ीरो हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एच स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर रूट इक्वल टू ज़ीरो। स्क्वायर रूट भी अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करें ख़त्म हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ज़ीरो। ये पैरेलल की इसकी कंडीशन है। परपेंडिकुलर की कंडीशन भी पूछी जा सकती थी। परपेंडिकुलर कब होगा? जब इनका एंगल होगा 90। tan 90 पे होता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड कब होता है? जब डिनोमिनेटर ज़ीरो होता है। इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो आंसर बन सकता था अगर परपेंडिकुलर पूछा होता तो, ठीक है। नेक्स्ट, ये परपेंडिकुलर पूछा हुआ है इसमें, तो इसमें क्या आंसर होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ज्वाइंट इक्वेशन गिवन है, यही वाली जो लास्ट एमसीक्यू में भी की है, सिर्फ एंगल पूछा है तो एंगल का फॉर्मूला पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसमें कौन सी ऑप्शन होगी? बी ऑप्शन। इसके साथ ही इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ जो मैंने लिखे थे वो सारे सॉल्व कर दिए हैं मैंने। वैसे तो एमसीक्यूज़ बहुत सारे होंगे, लेकिन तमाम टाइप्स यही वाली होंगी, तमाम टाइप्स कोशिश मैंने की है कि डिस्कस हो जाएं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।